नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेस्ट क्लास में। मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह ठाकुर और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 5 जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग से पहले चैप्टर 4 एंड 3 हम कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है, वहां से भी देख सकते हैं। फोर्थ चैप्टर जरूर देख लें क्योंकि फोर्थ से ही ये चैप्टर कनेक्ट है। ठीक है, अब अगर जो बच्चे 2023 में एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बताऊं तो यहाँ से आपका पेपर में आने वाला है एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन, देन उसके बाद 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस। तो टोटल आपका 6 मार्क्स का चैप्टर में से पूछे जाने वाला है। तो अब मजेदार बात यह है कि आप में से अगर इसका 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उतना ही मार्क के हिसाब से आपको पढ़ाई करना है। मतलब छोटी छोटी जितनी डेफिनेशन है 2 मार्क्स में जो जो बन सकता है वो उस पर जरूर ध्यान दें। बाकी कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से समझ लेंगे तो आपको आगे भी काम आएगा। चलिए करते हैं ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। तो देखिए, मैनेजमेंट के आपने 4 या 5 फंक्शन पढ़े थे। 5 फंक्शन कौन कौन से? तो सबसे पहला होता है आपका प्लानिंग, देन उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, देन उसके बाद स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो पोस्ट डीसी के नाम से आपने इसको याद रखा होगा, है ना। तो प्लानिंग जब हम कर लेते हैं, देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टास्क जो मैनेजमेंट के लिए आता है वो आता है कि प्लान में आपने जितनी भी चीजें बनाई थी उन चीजों को लेकर आना ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब उनको ऑर्गेनाइज करना। यही आपका क्या कहलाता है? ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। यहाँ डेफिनेशन क्या लिखी है वो देखते हैं। आफ्टर लेइंग डाउन द प्लान एंड ऑब्जेक्टिव, द नेक्स्ट फंक्शन टू बी परफॉर्म बाय मैनेजर इज ऑर्गेनाइजिंग। मैनेजर के जरिए जो नेक्स्ट फंक्शन होता है वो क्या है? आपका ऑर्गेनाइजिंग है। अब ऑर्गेनाइजिंग में हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें रिक्वायर है। रिक्वायरमेंट के अलावा रिसोर्सेज क्या है, कौन व्यक्ति करेगा, कितने लोग चाहिए, ये सारी चीजें देखी जाती है किसके अंदर? ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। तो इट डिटरमाइन व्हाट एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड एंड डिसाइडेड हु विल डू द पर्टिकुलर टास्क, वेयर इट विल बी डन एंड व्हेन इट विल बी डन। तो कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, कौन सी एक्टिविटी करनी है, कैसे करना है, क्या क्या चीजें रिक्वायर होंगी, ये सीधे सारी चीजें लेकर आना ही ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। सीधा सा ऑर्गेनाइजिंग आपने जो इंग्लिश में मीनिंग देखा है वही मीनिंग का यहाँ पे मतलब होता है। बस करता कौन है यहाँ पे? मैनेजमेंट करता है। इतनी सी बात थी। यही डेफिनेशन आप एग्जाम में भी लिख के आ सकते हैं, 2 नंबर मिल जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन जो बनता है, ये नीचे जो लिखा है वो आप लोग पढ़ेंगे आराम से, है ना। हम केवल कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। तो स्टेप्स, अब क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजिंग। अब अगर आप बोलेंगे भैया या इसमें तो केवल 2 नंबर का आने वाला है, तो 2 नंबर के हिसाब से ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा लेंदी है, लेकिन आप 2 नंबर के हिसाब से पढ़ें तो इसमें पॉइंट पॉइंट लिख कर आएंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। तो स्टेप्स में सबसे पहले आपको क्या करना होता है? आइडेंटिफिकेशन करा जाता है एंड डिवीजन ऑफ द वर्क। मतलब कि पहले देखते हैं, आइडेंटिफाई मतलब पता करना कि कौन सा काम करना है, देन उसके बाद काम को क्या कर दिया जाता है? डिवाइड कर दिया जाता है। डिवाइड मतलब कि काम को बांटना। काम को बांटने को क्या बोला जाएगा? डिवीजन ऑफ वर्क। तो यहाँ डेफिनेशन जो लिखी है वो देखते हैं। इट इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ द टोटल वर्क। तो टोटल पूरा काम देखा, उस काम को क्या कर दिया? अलग अलग बांट दिया। टू बी डन इनटू स्पेसिफिक एक्टिविटी कॉल्ड जॉब्स। तो जॉब्स में बांट दिया जाता है, उसको क्या बोल दिया? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। देन दूसरा स्टेप आता है आपका क्या? डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन से कहने का मतलब होता है कि जो भी एक्टिविटी एक तरह की हो रही है उन सबको एक साइड कर दो। फिर से, जितनी एक्टिविटी एक जैसी हो रही है उन सबको क्या कर दिया जाए? एक साइड कर दिया जाए, मतलब कि उनके ग्रुप बना दिए जाए। ग्रुप बना देंगे तो उसको बोल दिया जाएगा एक डिपार्टमेंट। एग्जांपल के तौर पे, जहां सारा काम सेल्स का करेंगे वो कह दिया जाएगा सेल्स डिपार्टमेंट। जहां पूरा काम रिसर्च का करेंगे उसके डिपार्टमेंट को बोल देंगे रिसर्च डिपार्टमेंट। तो इस तरह से डिपार्टमेंट अलग अलग बांट दिए जाएंगे। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन इज डन टू अचीव कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन हो सके एंड टू फैसिलिटेट यूनिटी ऑफ एफर्ट। सब एक जैसा काम यूनिटी ऑफ एफर्ट को अचीव कर सके उसके लिए क्या बनाए जाएंगे भाई? डिपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे, ठीक है। फिर थर्ड आता है टास्क आपका असाइनमेंट ऑफ द ड्यूटीज। असाइनमेंट ऑफ द ड्यूटीज, असाइनमेंट मतलब कि जब डिपार्टमेंट बांट दिए तो उसके बाद काम को अलॉट करा जाता है, लोगों को बताया जाता है कि आप जो है अब आज से प्रोडक्शन के मैनेजर हैं। तो प्रोडक्शन मैनेजर बना दिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दे दिए पूरा। देन सेल्स मैनेजर बना दिए तो सेल्स डिपार्टमेंट पूरा दे दिया, मतलब लोगों को क्या दे दिया? यहाँ पे काम दे दिया जाता है, ठीक है। देन आखिरी आता है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप मतलब कि जो काम दिया गया है वो काम का आपका फीडबैक लेना है, लोगों से रिलेशन बनाना पड़ेंगे, इसलिए इसको बोला गया एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। रिपोर्ट से मतलब कि फीडबैक लेने से। तो यहाँ लिखा है देखिए, मेरली एलोकेटिंग वर्क इज नॉट एनफ, ईच इंडिविजुअल शुड आल्सो नो फ्रॉम whom he has to take work। मतलब हर इंडिविजुअल को ये पता होना चाहिए कि काम कहाँ से लेना है, किससे लेना है और उसको किसको जवाब देना है, ये चीजें जानकारी होना चाहिए। इसलिए बनाए जाते हैं क्या? रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। तो ये आपकी स्टेप्स हो गई। 2 नंबर के हिसाब से आप इसमें पॉइंट पॉइंट शॉर्ट में याद कर लेंगे। देन इंपॉर्टेंस ऑफ, अगला क्वेश्चन बनता है व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इंपॉर्टेंस क्या क्या है भैया? तो पहला इंपॉर्टेंस बनता है ऑर्गेनाइज करने का कि आपको स्पेशलाइजेशन मिलेगा। स्पेशलाइजेशन मतलब कि हर काम का एक स्पेशलिस्ट व्यक्ति मिल जाता है, क्योंकि आपने क्या कर दिए? डिपार्टमेंट बांट दिए। तो जो डिपार्टमेंट बांटे हैं उसमें जो काम करने वाले लोग हैं वो हर अपने काम में क्या है? एक्सपर्ट्स हैं। एक्सपर्ट्स हैं तो आपको क्या मिलेगा वहां पे?
स्पेशलाइजेशन मिलता है वर्क का, और वो काम फिर अच्छे से करते हैं। ठीक है, तो लिखा है दिस, कहां से पढ़ें, देखिए, इन ऑर्गेनाइजिंग एवरी इंडिविजुअल इज असाइंड अ पार्ट ऑफ टोटल वर्क एंड नॉट द होल टास्क, मतलब उसको पूरा टास्क नहीं दिया जाता। दिस डिवीजन ऑफ वर्क इनटू स्मॉलर यूनिट्स एंड रिपीटेटिव परफॉर्म लीड टू स्पेशलाइजेशन, तो आपको वहां पे क्या मिलता है, स्पेशलाइजेशन काम का मिलता है, जिससे कि जल्दी काम होता है, स्पीड में काम हो सकता है, बस ये बात है और कुछ नहीं। फिर अगर व्यक्ति को पता है कि क्या काम करना है, तो वहां पे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगी, क्लैरिटी इन द वर्किंग रिलेशनशिप, तो वर्किंग रिलेशनशिप में क्या बन जाएगा भाई, क्लैरिटी बन जाता है। तो यहाँ पे पॉइंट पे ध्यान ना दें, पॉइंट थोड़े से गड़बड़ लिखे हुए हैं। तो ये हो गया ए पॉइंट, है ना, आप बोलेंगे गलत लिखे हैं, ए के बाद एफ कैसे आ गया तो ये हो गया बी पॉइंट। देन सी, सी होता है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो भी मैनेजमेंट कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो काम को बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, इफेक्टिव कहलाएगा, इफेक्टिव मतलब कारगर। ठीक है, जो हिंदी में मीनिंग होता है वही वाला। देन उसके बाद सी के बाद डी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज हैं उनका सही से इस्तेमाल हो सकता है जब सबको पता होगी क्या चीज सही से करना है, ऑर्गेनाइज कर रहा है ना, तो डुप्लीकेशन से बचेंगे, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग मतलब एक काम के बाद दूसरा काम फिर से रिपीट नहीं होगा, उससे बचेंगे, और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क से भी बचते हैं, तो वहां पे आपका जो वेस्टेज है वो कम हो जाता है। फिर एडॉप्टेशन टू चेंज, देखिए जब भी कोई कंडीशन आती है स्पेशल, डी के बाद एस, तो चेंजेस अगर करना है तो चेंज को लाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कौन व्यक्ति क्या काम कर रहा है, पर्टिकुलर काम जो है वो डिवाइड एंड डिफाइंड है, तो वहां पे हम चेंजेस को लाना आसान होता है, फैसिलिटेट करना आसान होता है, क्योंकि एडजस्टमेंट फिर कर सकते हैं। देन एफ के बाद आपका, एफ कैसा आ गया, सी डी ई एफ, हाँ तो ई तो छोड़ ही दिया, एबीसीडी भी गड़बड़ हो गई अब तो। ई एफ, वैसे इतने सारे पॉइंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले ही बताया मैंने कितने नंबर का आएगा भाई, 2 नंबर का आएगा, तो 2 नंबर के हिसाब से इसको पढ़ें। ठीक है, ई एफ जी, और भी पॉइंट है क्या, नहीं बस इतना ही है। तो डेवलपमेंट, एडॉप्टेशन टू चेंज समझ में आया होगा कि चेंजेस को लाना जो है वो क्या होता है, थोड़ा इजी हो जाता है। देन उसके बाद डी दिया है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, तो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल मतलब हर व्यक्ति स्पेशलाइज काम कर रहा है, मतलब अपनी फील्ड में वो एक्सपर्ट तो ही, पर वही काम को और अच्छे से और बेहतर करने की कोशिश करने लगता है, तो उसका खुद का डेवलपमेंट होता है, सेल्फ डेवलपमेंट होने लगता है। तो यहाँ लिखा है साउंड ऑर्गेनाइजेशन एनकरेज, ये छोड़िए, व्हेन मैनेजर डेलीगेटेड, यहाँ से देखते हैं, their authority, it reduce their workload so they can focus on more important issues related to growth and innovation, तो मैनेजर भी जब किसी को काम दे देता है तो वहां पे मैनेजर का वर्कलोड भी कम हो जाता है, और सामने वाले को जिसको अथॉरिटी दी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आगे पढ़ना है हमें, तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उनका डेवलपमेंट भी होता है। एक्सपांशन एंड ग्रोथ, एक्सपांशन एंड ग्रोथ मतलब कि जब सब कुछ अच्छे से चल रहा है तो कंपनी में क्या होगा भाई, ग्रोथ होना चालू हो जाती है। ओके, बढ़ना चालू हो जाता है, एक्सपांड फैलना, ग्रोथ बढ़ना। मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर होता है, इसका क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं 2 मार्क्स में, ये इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन पूछी जाएगी, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब ढांचा, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक ढांचा बनाया जाता है कि मतलब कि ऐसा कह सकते हैं कि कौन व्यक्ति किसके अंडर में काम कर रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट किधर है, एक टाइप से नक्शा, इसी को क्या बोला जाता है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बोला जाता है। डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे, इट सीक्स टू एस्टेब्लिश रिलेशन अमंग द ऑल पर्सन वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, अंडर द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वेरियस पोस्टेज आर क्रिएटेड, देखो मैंने बताया कि कौन व्यक्ति किसके अंडर में काम कर रहा है या कौन सा डिपार्टमेंट किधर बना हुआ है, ये सब किससे पता चलता है भाई, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से पता चलता है। तो यहाँ लिखा है वेरियस पोस्ट आर क्रिएटेड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटी फॉर द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइजेस, रिलेशन अमंग पर्सन वर्किंग ऑन डिफरेंट पोस्ट आर डिटरमाइंड, द स्ट्रक्चर प्रोवाइड, आप यहाँ से एग्जाम में लिख के आ सकते हैं, द स्ट्रक्चर प्रोवाइड ए बेसिस और फ्रेमवर्क फॉर मैनेजर एंड अदर एम्प्लॉय फॉर परफॉर्मिंग देयर फंक्शन, तो एक टाइप से बेसिस प्रोवाइड करेगा कि कौन व्यक्ति क्या काम करेगा, है ना। द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजर एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म, तो आपको ये ग्रीन कलर से जो मैंने हाईलाइट कर दिया, अगर डेफिनेशन पूछते हैं तो ये डेफिनेशन लिख के आनी है, बाकी परीक्षा बोर्ड में भी दी होगी, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे इजी लैंग्वेज में यहाँ पे मिल जाएगा नोट्स में। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट से सीधा सा मतलब है कि किसी भी एक टॉप लेवल या मिडिल लेवल के व्यक्ति के अंडर में कितने सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर बताता है उसको बोल देते हैं अपन क्या, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। फिर से, एक टॉप लेवल या मिडिल लेवल व्यक्ति के अंडर में कितने लोग काम कर रहे हैं, ये बताया जाएगा किसके जरिए, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के जरिए। तो डेफिनेशन इसके आप लोग पढ़ लेंगे। फिर आता है स्ट्रक्चर के कितने टाइप हो सकते हैं, तो 2 टाइप के स्ट्रक्चर जनरली देखने को मिलेंगे आपको, एक कहलाता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, दूसरा कहलाता है डिविजनल स्ट्रक्चर। तो पहला पढ़ते हैं अपन फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर मतलब कि जो फंक्शन के आधार पे, काम के आधार पे बांटा गया है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑल द जॉब रिलेटेड टू प्रोडक्शन आर ग्रुप अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट बना दिए प्रोडक्शन,
सेल्स डिपार्टमेंट बना दिया, तो जो अलग अलग हमने डिपार्टमेंट बनाए थे, इस तरह का स्ट्रक्चर कहलाएगा आपका कौन सा, फंक्शनल स्ट्रक्चर। आप चाहे तो एग्जाम में डायग्राम बना के आ सकते हैं कि एक मैनेजर डायरेक्टर है, उसके अंडर में एक पर्सनल है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, परचेसिंग है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर कहाँ पर वैलिड होगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन वाला ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे केवल एक ही प्रोडक्ट पे काम किया जाता है, मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, वहां पे स्ट्रक्चर जो देखने को मिलता है वो होता है आपका कौन सा, फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में सुइटेबल कहां पर होता है, तो दो ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो सुइटेबल, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग वन लाइन ऑफ द प्रोडक्ट, जो केवल एक लाइन का प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक ही चीज बना रहे हैं, वहां पे आपका कौन सा वाला सुइटेबल है, फंक्शनल स्ट्रक्चर या फंक्शनल स्ट्रक्चर हाँ एप्लीकेबल होता है। सेकंड पॉइंट लिखा है ऑर्गेनाइजेशन विच रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, तो जहां पे फंक्शनल स्पेशलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा रिक्वायर है, मतलब एक ही चीज बना रहे हैं पर उसमें भी स्पेशलिस्ट है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन वहां पे आपको जरूरत होगी कौन से वाले की भैया, फंक्शनल स्ट्रक्चर की जरूरत होगी। एडवांटेज देखते हैं, एडवांटेजेस में पहला आता है स्पेशलाइजेशन मिलेगा भाई, स्पेशलाइजेशन के बाद कोऑर्डिनेशन करने में आसानी होगी। क्यों आसानी होगी, क्योंकि आपने अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखे हैं। देन हेल्प इन इंक्रीज मैनेजर एफिशिएंसी, मैनेजर की एफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी। एफिशिएंसी मतलब काम करने की क्षमता मैनेजर की बढ़ जाती है, क्योंकि आप सेम रिपीट काम नहीं कर रहे हैं, एक बार किसी को बता दिया तो उसको पता है क्या काम करना है आगे से। फिर अगर सब कुछ स्टेब्लिश चल रहा है तो कॉस्ट जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसलिए बोला गया मिनिमम कॉस्ट। डिसएडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज ये कि ऑर्गेनाइजेशन में आपने अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए, तो हर डिपार्टमेंट के पास एक टारगेट होता है, वो उस टारगेट को पूरा करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को भूल जाते हैं, खुद के ऑब्जेक्टिव के ऊपर ध्यान देते हैं। तो लिखा है इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ईच डिपार्टमेंट हेड वर्क अकॉर्डिंग टू हिज ऑन विश, तो अपने हिसाब से काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से काम नहीं करते हैं, ये रियलिटी में होता है भाई। फिर बी लिखा है डिफिकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, अब अलग अलग डिपार्टमेंट बने हैं तो उन आपस में डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन होने में प्रॉब्लम होती है, तो ये प्रॉब्लम किस में हो सकती है, फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर हो सकती है। फिर सी लिखा हर्डल इन कंप्लीट डेवलपमेंट, तो ऐसे कारण से जो कंप्लीट डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट पूरा तरीके से नहीं हो पाता है, क्योंकि हर व्यक्ति स्पेशलाइज्ड है, तो वो केवल उस काम के लिए सीमित रह जाता है, दूसरा काम करने की कोशिश नहीं करता। तो ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग अलग चीज है, डेवलपमेंट अलग चीज है, जो आपको आगे पढ़ना है, तो डेवलपमेंट नहीं हो पाता वहां पे। देन आते हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो फंक्शनल हो गया एक टाइप का, दूसरा होता है डिविजनल। देखिए ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी है जो एक से ज्यादा टाइप के प्रोडक्ट बना रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे अपन ले लें नाइकी, तो नाइकी जो है आपके गारमेंट्स मतलब कपड़े वगैरह भी बनाता है, देन उसके अलावा शूज वगैरह भी बनाता है ना? और भी अदर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इंक्लूड है। मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि मल्टीपल लाइन ऑफ प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, वहां पे जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, तो एक एग्जांपल ये लिखा है, जैसे कि कोई कंपनी हो गई, उसमें एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर कॉस्मेटिक का भी काम कर रहे हैं, गारमेंट्स भी बन रहा है वहां पे, फुटवेयर भी बन रहा है, स्किन केयर भी प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो अब गारमेंट के लिए अलग से पर्सनल डेवलपमेंट होगा, मार्केटिंग वाला अलग होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट गारमेंट का अलग रहेगा। वही बात करें हम स्किन केयर का प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो स्किन केयर का मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग रहेगा, एंड आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्किन केयर का अलग रहेगा। तो मतलब स्किन केयर के लिए अलग से पूरी चीजें वापस वैसी की वैसी रहती हैं, जैसे कि आपका दूसरे अपने क्या कहें डिपार्टमेंट के लिए बनाई गई है, प्रोडक्ट के लिए बनाई गई है। पेपर में आता है सुइटेबल, सुइटेबल कहाँ है भाई, तो सुइटेबल मैंने बताया कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि मल्टीपल लाइन ऑफ प्रोडक्ट पे काम कर रहा है, उसको क्या बोल देंगे अपन, वहां पे आपका डिविजनल स्ट्रक्चर एप्लीकेबल होता है। एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेज क्या है, या मेरिट्स भी बोल सकते हैं। मेरिट्स में पहला आता है क्विक डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग करने में आसानी होगी आपको, क्योंकि एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हो तो आप उसी के ऊपर आपकी टीम काम करेगी, दूसरे प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो इंडिपेंडेंट होते हैं ना एक दूसरे से। फिर आता है डिविजनल रिजल्ट कैन बी असेस्ड, डिविजनल रिजल्ट कैन बी असेस्ड मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस निकालने में आसानी होगी कि कौन सा डिपार्टमेंट मुझे ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट मुझे लॉस दे रहा है, तो जो लॉस दे रहा है उसको बंद कर दो है ना। देन उसके बाद ग्रोथ एंड एक्सपांशन, तो ग्रोथ एंड एक्सपांशन हमें निकालने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। कैसे देख लीजिए, इट फैसिलिटेट ग्रोथ एंड एक्सपांशन एज न्यू डिवीजन कैन एडेड विदाउट डिस्टर्बिंग एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट, तो किसी डिपार्टमेंट को एग्जिस्ट मतलब जो है उसको ना छेड़ते हुए नया डिपार्टमेंट आप बना सकते हैं, तो ग्रोथ एंड एक्सपांशन करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। डिसएडवांटेज, जहां एडवांटेज है वहां डिसएडवांटेज जरूर होंगे। डिसएडवांटेज में देखिए सबसे पहले कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट मतलब कि मतभेद होना। एक ऑर्गेनाइजेशन एक रिसोर्स है आपके पास, उस रिसोर्स को एक डिपार्टमेंट कह रहा हम भी यूज करेंगे, दूसरा डिपार्टमेंट कह रहा हम भी यूज करेंगे, तो वहां पे क्या हो जाता है भाई, लड़ाई हो जाती है ना। तो इसलिए लिखा है अमंग डिफरेंट डिवीजन ऑन अलोकेशन ऑफ, कन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट डिवीजन ऑन अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो जब रिसोर्सेज दिए जाते हैं तब कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस रहते हैं। फिर एक होता है डुप्लीसिटी ऑफ फंक्शन, मतलब कि जो फंक्शन आपका एक डिपार्टमेंट में हो रहा है वही फंक्शन आपका दूसरे डिपार्टमेंट में भी हो रहा है, तो ये चीजें बहुत देखने को मिलती हैं।
फिर सेल्फिश एटीट्यूड जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि आप एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ कर रहा है तो वो कहते हैं कि हम तो ज्यादा बेहतर काम कर रहे हैं, दूसरा बोलता है कि हम ज्यादा बेहतर काम कर रहे हैं। ऐसा आपको देखने को जरूर मिलता है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे काम हो रहा है। तो एवरी डिवीजन ट्राइज टू डिस्प्ले बेटर परफॉर्मेंस, तो अपने आप को ज्यादा अच्छे दिखाने की कोशिश करते हैं, एंड समटाइम्स इवन एट द कॉस्ट ऑफ अदर डिवीजन। दिस शोज देयर सेल्फिश एटीट्यूड, तो सेल्फिश एटीट्यूड देखने को मिलता है वहां पे। उम्मीद करता हूँ सभी को दोनों चीजें फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन दो टाइप के हो सकते हैं, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ पे कि जो काम है वो डिफाइंड है। डिफाइंड मतलब कि कौन व्यक्ति किससे ऑर्डर लेगा, कौन किससे कनेक्टेड है ना, ये सारी चीजें आपकी डिफाइंड है क्लियरली, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन की है, ऑथोरिटी किसकी है, ये सारी चीजें क्लियर है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बोल देते हैं हम कौन सा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल सा। अब इसकी डेफिनेशन अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो पेपर में क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या फिर डिफाइन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो आप लिखेंगे दिस स्ट्रक्चर इज डिजाइन बाय मैनेजमेंट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल इन विच रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो ये मेन चीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी एंड म्यूचुअल रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉइज वर्किंग इन एंटरप्राइज आर क्लियरली डिफाइंड। तो जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सारी चीजें आपकी क्या है वहां पे डिफाइंड है। फीचर्स देखते हैं, फीचर्स क्या क्या होता है भाई। तो पहला फीचर है इट इज डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय टॉप मैनेजमेंट। तो ये कौन ने बनाया भाई, टॉप मैनेजमेंट ने बनाया होता है। जनरली देखिए तीन टॉप मैनेजमेंट होते हैं हमारे, टॉप, मिडिल एंड लोअर। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही इसको बनाता है, क्योंकि वही ऑर्डर देगा किसको, सेकंड वाले मिडिल लेवल को, मिडिल वाले किसको देंगे फिर लोअर लेवल को। तो इट इज क्लियरली क्रिएटेड बाय द टॉप मैनेजमेंट। देन सेकंड लिखा है इट इज बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर। तो रूल्स एंड प्रोसीजर पे बेस्ड है। थर्ड इट इज इम्पर्सनल। इम्पर्सनल मतलब ये पर्सनली तो होता नहीं, ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए बनाया गया, तो यहाँ पे पर्सनल कुछ भी नहीं होता, इसलिए बोला गया इम्पर्सनल। फोर्थ है इट क्लियरली डिफाइन द ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली डिफाइंड होती है। फिफ्थ लिखा है इट इज क्रिएटेड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो अभी बताया ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए इसको बनाया जाता है। अभी फीचर है, कुछ बच्चे फीचर याद कर लेते हैं, कुछ बच्चे एडवांटेज याद कर लेते हैं, कभी कभी एग्जाम में लिखते टाइम मिक्स हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, नंबर मिल जाएंगे, लेकिन सही लिख के आना बस, है ना। फीचर की जगह हम एडवांटेज भी लिख सकते हैं। फिर एडवांटेज में पहला आता है इजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए इसमें सब कुछ लिखित तौर पे चल रहा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि रिलेशनशिप क्लियरली डिफाइंड होते हैं। फिर ओवरलैपिंग होने के चांसेस है ही नहीं, तो नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। ओवरलैप मतलब क्या होता है, कुछ बच्चों को नहीं पता तो सुन लीजिए। अगर कोई काम कर रहा है और जैसे कि आपने किसी को क्या बनाया, कुर्सी बना के दी, ठीक है, चेयर, तो चेयर ही है चार पैर की छोटी सी, है ना। आपने अगर चेयर बना के दी तो इसमें अगर आपने एक पैर लगाया तो दूसरा पैर वापस से वही व्यक्ति भी लगा रहा है, सेम चीज कर रहा है, तो वो इसे कहते हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मतलब एक को काम को दूसरे फिर से रिपीट करना, उसको क्या देते हैं, ओवरलैपिंग बोल देते हैं, और कुछ नहीं भाई। फिर थर्ड दिया है आपका यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब कि कमांड देने वाला एक ही व्यक्ति रहेगा, जो कि हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में ही पढ़ा था। यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अभी बताया जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट काम कर रहा है तो आपका ओवरलैपिंग मतलब ओवरलैपिंग होगी नहीं, तो यूनिटी ऑफ कमांड बनता है, एक ही व्यक्ति रहेगा कमांड देने में। इजी टू अचीव ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आसान होते हैं अचीव करना, क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट में जो रूल्स चल रहे हैं वो किसके चल रहे हैं, किसी एक ही व्यक्ति के, कमांड देने वाला एक ही व्यक्ति है। जब एक से ज्यादा लोग कमांड देते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में गड़बड़ी हो सकती है। फिफ्थ है स्टेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में क्या बनी रहती है भाई, कंटिन्यूअसली स्टेबिलिटी बनी रहेगी, मतभेद होने के कोई चांसेस ही नहीं है। देन एक डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं, डिसएडवांटेज भी देख लीजिए। वर्क इज बेस्ड ऑन रूल्स विच कॉजेज अननेसेसरी डिले। ये तो बहुत सिंपल सा काम है भाई, रूल्स प्रोसीजर पे चल रहा है तो काम में क्या होगी भाई, देरी होना है ही, संभव है, जरूरी होगी देरी। फिर लेक ऑफ इनिशिएटिव। लेक ऑफ इनिशिएटिव इसलिए कि सब कुछ तो डिफाइंड है, तो कोई व्यक्ति चाहेगा ही नहीं कुछ अपनी तरफ से बताना, क्यों, क्योंकि उसे पता है कि काम वैसे ही होना जैसे पहले से चलता आ रहा भाई, तो इनिशिएटिव होगा ही नहीं। फिर थर्ड लिमिटेड इन स्कोप। स्कोप जो है वहां पे बहुत ही कम रहता है, क्यों, तो देख लिए लिख रहा है इट इज डिफाइंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप। रिलेशनशिप को डिफाइन कर समझना आसान नहीं है, मुश्किल होता है। इन एन एंटरप्राइज एज इट प्लेस मोर एम्फेसिस ऑन स्ट्रक्चर ऑफ वर्क। स्ट्रक्चर और वर्क जो है पहले से डिफाइंड होता है, तो ह्यूमन रिलेशनशिप के ऊपर से अपन ज्यादा कुछ बात कर ही नहीं सकते, कौन व्यक्ति कैसा है ये जानना मुश्किल है, इसलिए यहाँ पे स्कोप जो है वो बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि इसमें ऑर्गेनाइजेशन में तो रिलेशनशिप के ऊपर बात हो रही है। फिर दूसरा आता है, एक फॉर्मल हो गया, तो दूसरा होगा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए फॉर्मल में सब कुछ सिस्टमेटिक मैनर से डिफाइंड था कि कौन व्यक्ति किससे कनेक्टेड है, तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें डिफाइंड नहीं है वो कहलाता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब यहाँ पे ऑर्डर कोई भी किसी से भी ले रहा है ना। तो ये जो इसमें इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसमें ग्रुप बन जाते हैं लोगों के सेम इंटरेस्ट के हिसाब से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहीं ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने गया, या फिर आप अपने बच्चों को ले लो, आपकी क्लास में जो बच्चे फुटबॉल खेलते होंगे उनकी दोस्ती उन्हीं से होगी जो जो बच्चे सेम फुटबॉल खेलने वाले हैं,
है ना। जो बच्चे क्रिकेट खेलने वाले उनकी दोस्ती किससे होगी? क्रिकेट खेलने वाले से। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनकी दोस्ती किससे होगी? पढ़ने वाले से होगी। नहीं पढ़ने वाले से तो हो ही नहीं सकती ना। तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे जो सेम ग्रुप बनाते जाते हैं उसे बोल देते हैं अपन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कुछ भी डिफाइन नहीं होता है, इंटरेस्ट के हिसाब से लोग बाग जुड़ते जाते हैं और कारवा बनता जाता है। तो कविता है, ठीक है। डेफिनेशन देखते हैं। द मेन पर्पस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। तो लोगों में साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन हो सके इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन को जनरली बनाया जाता है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जनरली देखने को मिलते हैं, या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो कि बहुत बड़े हैं जहां लाखों में काम कर रहे हैं, लाखों में तो होता है, लाखों में हजारों में लोग काम कर रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल सकता है। चलिए इसके भी फीचर देख लेते हैं। फीचर में पहला आता है इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी मैंने बताया था आपको कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आता है, ठीक है। देन इसमें कोई रूल्स रेगुलेशन होते नहीं है, तो लिखा इट हैज नो रूल्स एंड प्रोसीजर। देन थर्ड दिया है इट डज नॉट हैव फिक्स लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। कोई फिक्स लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, ग्रुप के हिसाब से लोग बाग जुड़ते गए, कारवा बनता गया, है ना। इट इज नॉट डेलिब्रेटेड क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट। तो इसको बनाने के पीछे मैनेजमेंट का कोई हाथ नहीं है भाई, ये लोग बाग अपने हिसाब से बना लेते हैं। फिर इट इज पर्सनल मीन द फीलिंग ऑफ इंडिविजुअल आर कीप इन माइंड। तो इसमें पर्सनल मीनिंग होता है, लोगों का जो क्या कहते हैं फीलिंग है, फीलिंग को इंडिविजुअल की फीलिंग को दिमाग में रख के अपने हिसाब से बनाया जाता है। ये फीचर्स हो गए, लेकिन 2 नंबर में इतने पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ही लिखें, है ना। ये 2023 की बात कर रहा हूँ, अगर आप 2023 के एग्जाम के बाद देख रहे हैं तो हो सकता है ब्लूप्रिंट चेंज हो जाए, पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है। 22 में कुछ और ब्लूप्रिंट था, 23 में शायद से चेंज हो गया हो, तो देखते हैं। फिर एडवांटेज की बात करें, एडवांटेजेस में पहला स्पीड में, देखिए इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसमें स्पीड में काम होता है, क्योंकि फिक्स लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। तो पेपर वर्क अगर मान लेते करवाना है तो आपको जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जाओ करवाओ काम खत्म, काम तो स्पीड में हो जाता है। फिर सेकंड लिखा फुलफिलमेंट ऑफ सोशल नीड। लोगों की सोशल नीड जो है वो भी इसमें फुलफिलमेंट हो पाती है, क्योंकि इसमें सेटिस्फेक्शन है, जॉब सेटिस्फेक्शन रहता है। फिर एक लिखा है क्विक सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो क्विक प्रॉब्लम का जो है जल्दी से तुरंत सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको एक लाइन को फॉलो नहीं करना है। तो आप किसी ऑफिसर से कुछ पूछना चाहते हैं तो हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जाइए पूछिए, जो भी दिक्कत हो सॉल्यूशन मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिला तो खुद ढूंढते रहो। फिर आ जाता है डिसएडवांटेजेस। हाँ मतलब सॉल्यूशन नहीं मिलता तो ढूंढते रहना चाहिए, है ना, यही तो लाइफ है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो पहला कि इसमें रूमर मतलब अफवाह वगैरह बहुत उड़ सकती है, अफवाह के कोई कंट्रोल हो ही नहीं सकता है, आपको पता नहीं चलेगा कौन अफवाह उड़ा रहा है ऑर्गेनाइजेशन। फिर ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे लोग बाग अपना जो झुंड बना के घूम रहे हैं, है ना, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन झुंड बना नहीं हुआ, तो झुंड बना के घूम रहे हैं अगर, तो उसमें जो चेंजेस लाना है वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप काम को चेंज करना चाहोगे या फिर टीम वर्क जो है वो चेंज करना चाहोगे तो वो पॉसिबल नहीं है, थोड़ा आसान नहीं, मतलब हो सकता है लेकिन प्रॉब्लम करेगा। फिर थर्ड है प्रायोरिटी टू ग्रुप इंटरेस्ट। लोगों के अपने इंटरेस्ट के हिसाब से प्रायोरिटी दी जाती है, बाकी तो सब ऐसे ही है। प्रेशराइज मेंबर टू कंफर्म टू ग्रुप एक्सपेक्टेशन। तो उनको एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चेंजेस। पेपर में क्वेश्चन कौन सा बनता है वो देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे एंड लिखना भूल गए हैं भैया, मतलब मैंने ही प्रिंट टाइप करा हुआ है ना। तो पहला आ जाता है मीनिंग, बेसिस क्या है, तो इट रेफर टू द ऑर्गन स्ट्रक्चर वेल डिफाइंड ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो वेल डिफाइंड ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बना हुआ है। इनफॉर्मल में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ बना है नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स विच डेवलप ऑटोमेटिकली, अपने आप बन चुके हैं, जो कि नेचर। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में नेचर क्या है, रिजिड, रिजिड मतलब चेंज नहीं होता एंड स्टेबल है। पर आपका इनफॉर्मल में फ्लेक्सिबल एंड अनस्टेबल, फ्लेक्सिबल मतलब कि जरूरत के हिसाब से बदलता है। थर्ड दिया है ऑथोरिटी। तो ऑथोरिटी जो है वो कहाँ से आई है भाई, बाय द मैनेजमेंट के जरिए आई है ना। और यहाँ पे इनफॉर्मल में ऑथोरिटी आउट ऑफ पर्सनल क्वालिटी, तो लोगों की क्वालिटी के हिसाब से ऑथोरिटीज आती हैं। एडरेंस टू रूल, रूल मतलब कि रूल रेगुलेशन का क्या है, तो देखिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अगर रूल रेगुलेशन कोई पॉलिसी तोड़ता है तो उसके ऊपर पेनल्टीज लगाई जा सकती है, या कह सकते हैं जैसे कि आप स्कूल वगैरह में, कुछ स्कूल्स में ऐसा होता है कि आपने अगर पॉलिश करे शूज नहीं पहने तो आप पे 50 रुपए फाइन है या 10 रुपए फाइन है, ऐसा कुछ स्कूल्स में रूल्स रेगुलेशन में होता है। तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है फॉर्मल, और कुछ में नहीं लगता तो वहां पे क्या हो जाता है आपका नो पेनल्टी, मतलब वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगा, नो पेनल्टी एंड पनिशमेंट। अगर आपके स्कूल में भी होता है तो बताओ कमेंट करके, होता है भी हमारे यहाँ भी। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, तो एक स्केलर चेन कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है सेकंड चैप्टर में, नहीं पढ़ा तो वीडियो देखो, ऊपर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताया गया, उसमें स्केलर चेन कॉन्सेप्ट है, पेपर में आता है ये भी कई बार कि स्केलर चेन क्या होता है।
और देन इसके बाद करते हैं नॉट थ्रू ए प्लान रूट। यहाँ पे कोई प्लान रूट नहीं है इनफॉर्मल में। ओके, पर्पस क्या भैया, तो पर्पस रहता है फॉर्मल का अचीव करना ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव, और देन आपका इनफॉर्मल में तो कुछ है ही नहीं ऐसा, लोगों के इंटरेस्ट को फुलफिल करना, यही आपका जनरली क्या है पर्पस है। फॉर्मेशन ओरिजिन कहाँ से हुआ है देखिए, अब कितने सारे पॉइंट दिए, 10 पॉइंट दिए, तो आप केवल इतने करें, 6 पॉइंट काफी है। 2 नंबर का आएगा वैसे ही पेपर में, है ना। समझने के लिए कोई भी 2 या 3 पॉइंट, 2 नंबर का है तो 3 पॉइंट कम से कम याद करके जाए, लिख के आना। देन लास्ट आता है, लास्ट नहीं है शायद से, 2-3 टॉपिक और बचे हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़ा सा वीडियो लेंथी होगा चैप्टर क्योंकि बड़ा है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब होता है कि किसी को जिम्मेदारी देना। अब जब अथॉरिटी देते हैं तो अथॉरिटी सिर्फ नहीं देना, पावर, सिर्फ पावर नहीं देना। अथॉरिटी से कहना मतलब यहाँ पावर से, तो सिर्फ पावर नहीं देना, पावर के साथ क्या देना, उसको जिम्मेदारी देना, मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है। देखिए पावर देंगे तो हो सकता है उसका वो केवल गलत यूज करे, तो इसलिए पावर के साथ उसको ये बोला जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि भाई ये काम तेरे को करना है कैसे भी करके, तो तुझे मैं पावर भी दे रहा हूँ काम करने की, साथ में जिम्मेदारी भी दे रहा हूँ काम करने के लिए, तो मतलब अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में दी जाती है। मीनिंग में देखा लिखे, ये जो पावर देना है इसी को बुलाया था डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इट मींस द ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट टू ऑपरेट विद इन द प्रेस्क्राइब लिमिट। प्रेस्क्राइब लिमिट के अंदर जो भी काम है उसको कंप्लीट करना ही क्या बोला जाएगा, अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बोला जाता है। द मैनेजर हु डेलीगेट अथॉरिटी होल्ड हिज सबऑर्डिनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ द असाइंड टास्क। ये लोग आप पढ़ लेना पूरी कहानी, मैंने समझा दिया कि जो हम पावर दे रहे हैं उसी को क्या बोला जाता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बोला जाता है। देन इसकी एक प्रोसेस है, तो प्रोसेस एग्जाम में पूछते हैं कई बार, पहले भी पूछे जा चुकी। प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहला काम होता है अथॉरिटी देना, तो द पावर ऑफ, अरे ब्लैक नहीं, हाँ, द पावर ऑफ टेकिंग डिसीजन इन ऑर्डर टू गाइड द एक्टिविटीज ऑफ अदर, उसको क्या बोला जाएगा, अथॉरिटी बोला जाएगा, मतलब पावर देने को। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज ऑब्लिगेशन ऑफ द सबऑर्डिनेट टू प्रॉपर्ली परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी, जो भी काम दिया गया है उसको सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से करने को बोला जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन एक और होता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है जो भी हमने काम दिया था उसको चेक करा जाता है, तो वो कहलाता है आपका अकाउंटेबिलिटी। मतलब जो रिस्पॉन्स अथॉरिटी दी है, पावर दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी काम करने की, तो काम सही हुआ कि नहीं हुआ उसको क्या बोलते हैं, अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं। When a superior assigns some work to subordinate, he is answerable to his superior for his its success or failure। तो उसको आंसर देना है, सक्सेस हुआ काम या फिर फेल हुआ, ये कहलाता है आपका अकाउंटेबिलिटी। तो तीनों के बीच में एक डिफरेंस भी बनता है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी के बीच का एक डिफरेंस है, जो कि शायद से नीचे दिया हुआ है। हाँ जी, देखते हैं, 2 मिनट में रुक जाइए। फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो ये प्रिंसिपल बोलता है कि कोई भी जो मैनेजर वगैरह है उसकी अथॉरिटी जो है वो डेलीगेट तो कर सकता है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी आपका डेलीगेट नहीं कर सकता। कहने का मतलब, एग्जांपल लेके चलते हैं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखिए मान लेते हैं कि एक मैनेजर है, ये रफ कर देते हैं जरा, क्या बनाते हैं, मान लेते हैं एक मैनेजर है, अ, ये आपका कंपनी का टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं, टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। इसको इनने वर्क दिया हुआ किसको, एक मैनेजर को। मैनेजर मतलब कहाँ आता है आपका, मिडिल लेवल में। अब मैनेजर क्या करता है कि जो भी काम दिया गया है वो किसको दे देता है, उसके सबऑर्डिनेट्स को दे देता है। तो ये सबऑर्डिनेट्स को इसने क्या कर दिया, अपना वर्क डेलीगेट कर दिया, मतलब वर्कलोड तो मैनेजर का कम हो गया, बट कहने की बात ये है कि मिडिल लेवल पे जो मैनेजर बैठा हुआ है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो खत्म नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, मान लेते हैं कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं, सबऑर्डिनेट्स को जो भी टास्क दिया गया था वो टास्क कंप्लीट नहीं कर पाया, मतलब ये फेल हो गए। अगर ये फेल हो गए तो आंसरेबल, मतलब कि आंसरेबल कौन होगा भाई, मैनेजर होगा। किसको आंसर देना है, इनको, मैनेजमेंट को देना है। तो इसमें यही लिखा गया है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में कि जो भी वर्कर है या फिर मैनेजर है वो अपना वर्क तो डेलीगेट कर सकता है, मतलब सबऑर्डिनेट्स को डेलीगेट कर सकता है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी जो है वो आपके क्या नहीं कर सकता, डेलीगेट को नहीं कर सकता। बात समझ में आ गई होगी सभी को। तो यही चीज इसमें लिखी है और कुछ नहीं, कि अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड बट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड बाय अ मैनेजर। तो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट, मतलब पास उसको नहीं कर सकता, क्योंकि आंसरेबल कौन होगा भाई, मैनेजर ही होगा, चाहे वर्क सक्सेसफुल हो चाहे फेल हो। आंसर किसको देना है, मैनेजर को देना है, किसको, आके टॉप मैनेजमेंट को। तो ये प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस था, नीचे एग्जांपल लिखा हुआ है, तो एग्जांपल आप लोग पढ़ लेंगे। द ऑथोरिटी ग्रांटेड टू सबऑर्डिनेट कैन बी टेकन बैक एंड रीडेलीगेटेड टू अनदर पर्सन। तो जो अथॉरिटी या अथॉरिटी दी गई है किसको, सबऑर्डिनेट्स को, वो कभी भी ले सकते हैं वापस से और रीडेलीगेट कर सकते हैं अनदर पर्सन को। द मैनेजर कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर मैनेजर जो है वो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। ओके, बस इतनी सी बात है भाई। इसको बोल देगा प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ठीक, ये एग्जांपल लिखा, आप लोग पढ़ लेंगे। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर के हिसाब से तो ये पूछ सकते हैं।
एक आता है डिफरेंस बिटवीन ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। इन तीनों में क्या डिफरेंस है? तो सिंपल सा बेसिस आपको लिखना होगा। सबसे पहले बेसिस में आप लिखेंगे, पहला देख लेते मीनिंग। मीनिंग क्या है? तो मीनिंग में लिखा है कि ऑथोरिटी सबसे पहले दिया हमने, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा, देन अकाउंटेबिलिटी लिखा। ऑथोरिटी मतलब होता है कमांड देना, राइट टू कमांड, आपने पावर दे दी किसी को, है ना, तो राइट टू कमांड करने की हमने क्या दे दी? पावर। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब हुआ ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म असाइन टास्क, तो जो भी काम दिया उसको करने की जिम्मेदारी। फिर अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है अकाउंटेबिलिटी फॉर आउटकम ऑफ असाइन टास्क, जो भी काम हुआ था उसका आंसर देना, क्या कहलाएगा आपका? अकाउंटेबिलिटी। ओरिजिन देखते हैं, ओरिजिन मतलब कहाँ से होता है। तो ऑथोरिटी जो है वो फॉर्मल पोजीशन मतलब टॉप मैनेजमेंट से होता है, तो अराइज फ्रॉम फॉर्मल पोजीशंस। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको दी गई है, आपने क्या ऑथोरिटी दी गई है, वहां से अराइज होता है, तो अराइज फ्रॉम डेलीगेटेड ऑथोरिटी, तो जिसको ऑथोरिटी दी थी वहां से रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। देन जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वहां से क्या आएगी? आपकी अकाउंटेबिलिटी, तो अराइज फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो टॉप मैनेजमेंट से आई ऑथोरिटी, फिर ऑथोरिटी जिसको दी गई वहां से आई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी वहां से आया आपका अकाउंटेबिलिटी। थर्ड पॉइंट लिखा है फ्लो। फ्लो देखिए, फ्लो ऑथोरिटी जो है वो कहां से होता है? टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम मतलब कि टॉप मैनेजमेंट से लोअर, जो मिडिल मैनेजमेंट, देन लोअर मैनेजमेंट, तो टॉप टू बॉटम की तरफ फ्लो होता है। क्या चीज? ऑथोरिटी। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदार कौन होगा? तो जिम्मेदारी की हमने अभी बात करी थी, ये कैसे होता है? मिडिल लेवल से टॉप लेवल तरफ, मतलब बॉटम से टॉप की तरफ फ्लो होता है, उल्टा। तो लिखा है अपवर्ड, इसका हो गया ऑथोरिटी का डाउनवर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड, और अकाउंटेबिलिटी भी इसलिए अपवर्ड, है ना। विड्रॉल, विड्रॉल मतलब कि कब कब लिया सकता है, तो कैन बी विड्रॉ एनी टाइम बाय गिवन नोटिस, तो ऑथोरिटी कभी भी छीन लिया सकती है, पावर शक्ति है आपकी, एक नोटिस देके छीन लिया सकती है, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी छीनी नहीं जा सकती, जैसे बताया, तो जिम्मेदार कौन होगा? मैनेजर, तो मैनेजर को देना होगा। और जो आपका अकाउंटेबिलिटी, ये भी कभी भी नहीं छीन सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका इंपोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से क्या क्या फायदे होते हैं? तो देखिए, जब भी किसी को पावर देते हैं तो उसका सबसे पहला बेसिक फायदा तो यही है कि जो वर्कलोड रहेगा मैनेजर पे या फिर टॉप मैनेजमेंट पे वो खत्म हो जाएगा। रिडक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव वर्कलोड, वर्कलोड क्या होता है? कम होता है। फिर हम किसी को पावर दे रहे हैं, जिम्मेदारी दे रहे हैं, तो एम्प्लॉय का क्या होता है भाई? साथ में डेवलपमेंट होता है, तो एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होगा। फिर आपने किसी को पावर दी है, तो मान लो कभी कोई दिक्कत आई तो वो आपसे बार बार पूछने नहीं आएगा, अपने हिसाब से डिसीजन ले सकता है। इसीलिए लिखा है क्विक एंड बेटर डिसीजन आर पॉसिबल, तो वहां पे जल्दी जल्दी डिसीजन होना पॉसिबल है। और अगर ऐसे ही आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी या पावर ऑथोरिटी देते रहते हैं तो सबऑर्डिनेट्स का जो मोरल है, काम करने की इच्छा है, वो बढ़ती है, तो हाई मोरल ऑफ सबऑर्डिनेट भी लिखा हुआ है, इसलिए एक इंपॉर्टेंस। फिर एक इंपॉर्टेंट आता है बेटर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब लोगों में क्या होगा? अच्छे से काम करेंगे, क्यों? क्योंकि आपने पावर दी है, तो वो पावर दी है तो वो उसका सही से इस्तेमाल करेंगे, लोगों में जाके मिलेंगे, सभी में एक दूसरे को पता रहेगा कि किसको हमें जवाब देना है, किसके पास पावर है, सभी को पता है। तो अगर सबको पता है तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है? वहां पे अच्छा होता है। फिर एक टॉपिक आता है डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन, तो ये हमने पढ़ा हुआ है लास्ट चैप्टर्स, कुछ चैप्टर्स में भी, सेकंड थर्ड में भी। तो सेंट्रलाइजेशन मतलब और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है वो देखते हैं, दोनों का एक डिफरेंस होगा बस। 2 नंबर में वैसे दोनों की डेफिनेशन पढ़ना है, काफी है। हाँ, लास्ट टॉपिक ये देखते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं। सेंट्रलाइजेशन देखिए, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे जो पूरी पावर ऑथोरिटी है वो किसी टॉप लेवल के पास ही है, तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बोल देते हैं सेंट्रलाइज। इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका हो गया कोरिया। किम जोंग, किम जोंग ने नाम है ना, पता नहीं। हाँ, तो कोरिया, हाँ ना, स्पेलिंग गलत है, कोरियन नहीं, कोरिया। कोरिया में क्या है देखिए, वहां पे जो पावर है वो एक ही व्यक्ति के पास है, मतलब तानाशाही सिस्टम होता है ना, तो पावर कुछ ही लोग के पास रहती है, तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन। कैसा है वो? सेंट्रलाइज। और जहां पावर सभी के पास डिपार्टमेंट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैनेजर के पास डिस्ट्रीब्यूटेड है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी कर रहे हैं, पावर दी हुई है, तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन। तो एक हो गया सेंट्रलाइज, एक हो गया डिसेंट्रलाइज, ठीक है, बस इतना था। देखते हैं यहाँ लिखा हुआ, देखिए, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी मीन कंसंट्रेशन ऑफ पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग इन फ्यू हैंड। फ्यू हैंड मतलब कुछ ही लोग के पास पावर रहती है, किस ऑर्गेनाइजेशन में? सेंट्रलाइज में। और डिसेंट्रलाइज में होता है इट इज डिफाइंड एज इवन एंड सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल एंड ऑल डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट। तो सभी डिपार्टमेंट या एवरी लेवल मतलब हर लेवल पे और सारे डिपार्टमेंट में पावर क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बोल देंगे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इतनी सी बात थी भाई। फिर इंपोर्टेंस है, तो इंपोर्टेंस आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि 2 नंबर 2 मार्क्स का आने वाला, 2 नंबर का आएगा, है ना। और अगर नहीं तो 2 मिनट सुन लीजिए। इंपोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में सबसे पहला बेनिफिट होता है डेवलप इनिशिएटिव अमंग द सबऑर्डिनेट। देखिए, हमें पावर दी हुई है तो लोग बाग थोड़ा अच्छे बेहतरीन बेहतरीन तरीके लेकर आ सकते हैं काम करने वाले, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट जो फील्ड पे काम कर रहा है वो फील्ड पे काम करने वाले जनरली लोअर लेवल के या सबऑर्डिनेट्स होते हैं। तो जो फील्ड पे काम कर रहा है उसको ज्यादा अच्छे से तरीके से पता हो सकता है कि काम को कैसे करा जा सकता है, तो उनमें काम करने की इच्छा होती है, फ्रीडम होता है उनको खुद से डिसीजन लेने का, तो वो काम को अच्छे से कर सकते हैं। फिर क्विक एंड बेटर डिसीजन,
बेटर और क्विक डिसीजन कैसे हो सकता है, तो ये नॉर्मली थिंकिंग की बात है, अभी बताया मैंने। आपने वर्करों को पावर दे रखी है तो वो अपने हिसाब से काम को जल्दी जल्दी करके दे देंगे आपको। फिर एक दिया रिलीव द टॉप एग्जीक्यूटिव फ्रॉम एक्सेस वर्कलोड। जो मैनेज हमने थोड़ी देर पहले इंपॉर्टेंस देखे थे वही वाले कि एक्सेस वर्कलोड मतलब लोगों जो मैनेजर है उनका वर्कलोड क्या हो जाता है भाई, जो काम है उनका वो थोड़ा कम हो जाएगा, काम का भार जितना है ना। फिर फोर्थ है मैनेजरल डेवलपमेंट। मैनेजरल डेवलपमेंट मतलब कि मैनेजर्स जो सबऑर्डिनेट है उनको आपने काम दिया हुआ है तो उनमें थोड़ी मैनेजर वाली स्किल आना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो डिसीजन ले रहे हैं, फिर लोअर लेवल सबऑर्डिनेट लोग वर्कर से काम करवा रहे हैं तो सबऑर्डिनेट का भी खुद का डेवलपमेंट होता है, उनमें मैनेजर वाली स्किल आना डेवलप चालू हो जाती है। फिर बेटर कंट्रोल। ऑर्गेनाइजेशन में देखिए टॉप मैनेजमेंट पूरे टाइम फील्ड पे नहीं आ सकता वर्कर को देखने, तो इसलिए क्या हो गया, आपने किसी को अथॉरिटी दे दी, पावर दे दी, तो वो ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा, कंटिन्यूसली देखेगा, वर्करों से बातचीत करेगा, काम करवाएगा, तो वहां पे कंट्रोल जो है वो बहुत अच्छे से हो सकता है। देन एक लास्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। दोनों में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, दोनों अलग चीज है। पहला नेचर देखते हैं। नेचर डेलीगेशन। डेलीगेशन जो है कंपलसरी एक्ट है, मतलब सब पावर दी जा रही है, ये डेलीगेशन पावर वाला है, ठीक है। पर डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन एक पॉलिसी है, चाहे तो रखो नहीं तो मत रखो। सेंट्रलाइजेशन भी हो सकता है ना, पावर अपने हाथ में रखो, ऐसा थोड़ी ना है कि सब अपने पास रखो, तो ये ऑप्शनल पॉलिसी है डिसेंट्रलाइजेशन। देन सेकंड लिखा है फ्रीडम ऑफ एक्शन। तो कंपलसरी डेलीगेशन में जो लेस फ्रीडम है, क्यों? क्योंकि ड्यू टू मोर कंट्रोल बाय द सुपीरियर, सुपीरियर का ज्यादा कंट्रोल होता है। और डिसेंट्रलाइज उसमें फ्रीडम ज्यादा है क्योंकि वहां पे काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो मोर फ्रीडम ऑफ एक्शन ड्यू टू लेस कंट्रोल बाय द टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट का कंट्रोल कम रहता है। ये तो सिस्टम है, पूरा पॉलिसी है ना। देन आता है आपका थर्ड स्टेटस। फिर स्टेटस में देखो प्रोसेस ऑफ शेयरिंग टास्क एंड ऑथोरिटी, तो यहाँ पे टास्क एंड ऑथोरिटी को शेयर करते हैं डेलीगेशन में। डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे पॉलिसी जो है वो कौन बना रहा है, पूरी की पूरी डिसीजन ले रहा है टॉप मैनेजमेंट। द रिजल्ट ऑफ पॉलिसी डिसीजन टेकन बाय टॉप मैनेजमेंट। देन फोर्थ है स्कोप। स्कोप कैसा है भाई, नेरो, इसका स्कोप बहुत ही कम है। और जहां पे ज्यादा स्कोप होगा उसको बोलते हैं जनरली वाइड। फिर पर्पस, तो पर्पस क्या है, जनरली मैनेजर का बर्डन को कम करना डेलीगेशन में। और इसका पर्पस होता है डिसेंट्रलाइजेशन का इंक्रीज द रोल एंड ऑटोनॉमी ऑफ लोअर लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम जो है उसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट करवाना डिसेंट्रलाइजेशन का मेन मकसद होता है। तो इतना ही था चैप्टर 5 में। अभी कुछ ही देर बाद मैं आपको चैप्टर 6 भी करा दूंगा। तो जिस जिसको वीडियो समझ में आया लाइक करें, और किसी का कुछ टॉपिक छूट गया, समझ नहीं आया, तो वीडियो को पीछे रिवर्स करके भी आप देख सकते हैं ना। देख मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।